Dear students, in our last lecture, we have started our new unit, that is superconductivity. And in this superconductivity, we have seen that it was started in early 20th century 1911 में जो अ, जो ओन्स थे, जो कैमरलिन ओन्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जब हम जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डाउन करते जाते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर पे जाके एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो रेजिस्टिविटी है दैट ड्रॉप्स डाउन टू जीरो अब्रप्टली। ठीक है। और जो ये जो सिचुएशन आती है कि जो रेजिस्टिविटी अब्रप्टली जीरो को अप्रोच करती है, ये काफी सरप्राइजिंग थी उस टाइम। ठीक है। एंड इट वाज सीन कि फॉर मर्करी 4.2 Kelvin was the temperature at which the resistivity that was completely lost. It was completely lost. Okay. Then we have seen that as the time advanced and the experiments throughout the world, they mainly focused on two aspects. First aspect कि to test, कल हमने किया था कि to test whether there is any other physical property which is also affected or any other physical changes they comes in the same way as that of resistance. And we have seen there were many effects which were unchanged during the transition from the normal state to superconducting state. Similarly, there were many experiments or effects which were not changed ड्यू टू दिस सुपरकंडक्टिंग ट्रांजिशन। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज कर ली थी। और जो दूसरा जो फोकस था, मेन एरिया ऑफ फोकस था, तो क्या वो था कि क्या टेम्परेचर के अलावा या कोई और ऐसा फिजिकल एजेंट है जो इस क्रिटिकल टेम्परेचर को अफेक्ट करता हो, जो इस ट्रांजिशन को अफेक्ट करता हो। तो आज हमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा लेक्चर के अंदर वो इसी पार्ट पे रहेगा कि क्या कोई ऐसा दूसरा फिजिकल एजेंट है जो इफेक्ट करता हो हमारे इस ट्रांजिशन को। तो वन बाय वन जब स्टडी किया गया तो पहला जो 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 इफेक्ट था इट वाज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट आता है सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर इट वाज सीन कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट मेक्स एन इफेक्ट। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द सुपर कंडक्टर, तो क्या होगा कि जो उसके सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट्स हैं दे आर एलिमिनेटेड। इट मींस likewise the critical temperature there exists a critical field which is there to change the property of a normal conductor into superconductor। ठीक है। और अगर जो हमारा जो जो मटेरियल है दैट इज प्योर मेटल एंड दैट इज फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेन, तो उस केस में हम देखेंगे कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके ऊपर जो क्रिटिकल फील्ड होगा दैट विल बी जीरो। और जैसे जैसे अगर हम देखें कि टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो जो फील्ड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और हम ये देखेंगे कि जो क्रिटिकल फील्ड है वो किसी टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है H0 1 माइनस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, वेयर HCT is critical field at some temperature which is T over here in this equation. This H naught is the critical field at 0 Kelvin, कितना हो critical field की value, and Tc is the critical temperature over at zero field, critical temperature at zero field। तो we will see कि जो जो critical field है वो हमारा वो field होगा जो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी लेके आने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा उस सुपर कंडक्टर के अंदर। ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जैसे हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट है उसी सेम वे में जो हमारी सुपर कंडक्टिविटी है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी पड़ता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, और वो आता है हम इसको वन बाय वन साइड में लिखते चलेंगे। जो एक दूसरा इफेक्ट आता है जो वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड आ गया हमारा फ्लक्स एक्सक्लूजन।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। और इस फ्लक्स एक्सक्लूजन को हम डिफाइन करते हैं मीजनर इफेक्ट से। मीजनर इफेक्ट, मीजनर इफेक्ट बेसिकली क्या है? मीजनर इफेक्ट है कि अगर हम किसी भी सुपर कंडक्टर के ऊपर फ्लक्स अप्लाई करते हैं तो जो फ्लक्स की पेनिट्रेशन है इनसाइड द सुपर कंडक्टर दैट इज जीरो, means the flux is totally excluded from inside the superconductor। सुपरकंडक्टर के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। एंड दिस इफेक्ट इज नेम्ड एज मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास अगर उसके अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो बी की वैल्यू है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होगा मटेरियल के अंदर, obviously that will be zero, that will be zero। तो B is equal to zero as an important property of मीजनर इफेक्ट। और इसके लिए जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये देखा कि मान लो हमने कोई मटेरियल है और मटेरियल के ऊपर सपोज हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर रखी हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे ही हम इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप डाउन करते हैं और इसको टीसी से नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो आएगा, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इसमें से एक्सक्लूड कर जाएंगे, सिमिलरली इसमें से बाहर निकल जाएंगी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे चला गया। ये तो है कि हमने पहले फील्ड अप्लाई कर दिया फिर टेम्परेचर को डाउन किया। अगर हम इससे दूसरा देखें कि पहले हमने मटेरियल को सुपरकंडक्टर बनाया, मतलब जो टेम्परेचर है इट इज ऑब्वियसली लेस देन critical temperature, it is superconductor, and then we apply this magnetic flux। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा इसके अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करेगा बल्कि इसके बाहर से निकल जाएगा। तो जो एक्सक्लूजन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द सुपरकंडक्टर इज नेम्ड एज मीजनर इफेक्ट, इज नेम्ड एज मीजनर इफेक्ट। और जब ये सिचुएशन हमारे पास होगी तो हम कहेंगे कि जो B है B की वैल्यू जीरो है, B की वैल्यू जीरो है। एंड जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस की थी, आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जब हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, तो हमने एक इक्वेशन की थी दैट वाज B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, H प्लस M, where B was induced magnetism, H was magnetic intensity and M was intensity of magnetization। ठीक है। When B is equal to zero, it means H plus M is equal to zero, or we can write this M is equal to minus H and M by H is equal to minus 1, and M by H intensity of magnetization to the magnetic intensity, it is named as magnetic susceptibility, magnetic susceptibility। तो we can see from here कि अगर हम मीजनर इफेक्ट को मानते हैं और एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड, अगर हम मीजनर इफेक्ट को मानते हैं तो उस केस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट केम आउट टू बी नेगेटिव। इट मींस जो सुपर कंडक्टर्स हैं दे ऑलवेज फॉलो प्योर डायमैग्नेटिज्म। जब भी हमारा कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर होगा वो हमेशा ही डायमैग्नेटिक होगा। चाहे वो नॉर्मल स्टेट में किसी भी तरह का हो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी तरह की हो, लेकिन जैसे ही वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आएगा तो उसके अंदर जो भी फ्लक्स पेनिट्रेशन है, जो भी फ्लक्स अंदर उसके अंदर एंटर कर रहा है या पहले से जो मौजूद है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। और जो 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 सुपर कंडक्टर है that will behave as pure diamagnetic substance, that will behave as pure diamagnetic substance। अब अगर B जीरो है तो हमने पढ़ा हुआ है तो उस केस में क्या है कि हमारे पास जो ससेप्टिबिलिटी है नेगेटिव आ गई। अब अगर हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के थ्रू चल के देखें तो देखते हैं कि ये चीज सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा कि उसके अंदर जो हमें पता है कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है कि dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई। ठीक है।
electric field is 0, it means B should be constant. Electric field is 0, it means B should be constant. अब आता है कि E इक्वल टू 0 कहां से आया? हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है. ओम्स लॉ क्या कहता है? J इज इक्वल टू सिग्मा E. ओम्स लॉ क्या है? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है? जो J इज इक्वल टू सिग्मा E, और वी कैन राइट E इज इक्वल टू रो J, क्योंकि सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है, तो 1 बाय कंडक्टिविटी हो जाएगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा. फॉर सुपर कंडक्टर रो इज इक्वल टू 0. व्हेन रो इज इक्वल टू 0 it means E is equal to 0, and when E is equal to 0 तो B should be constant. ठीक है ना? मैं आपको दोबारा से एक बार इसको सीक्वेंस में बता देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. अगर हम जीरो रेजिस्टिविटी की कंडीशन मान के चलते हैं तो मेजनर इफेक्ट फॉलो नहीं करता. सीधी सी बात ये. कैसे? मैंने बताया J is equal to sigma E. This equation can be written as E is equal to rho J. Resistivity, absence of resistivity is basic property of superconductivity. It means E is equal to 0. When E is equal to 0, so according to third Maxwell equation, dV by dt is minus del cross E. It means dV by dt is 0 for superconductors. ठीक है? तो B is equal to constant. तो अगर हम एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास B की वैल्यू है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मटेरियल के अंदर, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट. दैट शुड रिमेन कांस्टेंट. लेकिन सुपर कंडक्टिविटी की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि E is equal to 0 तो है ही, B is equal to 0 भी है. इट मींस दे डोंट फॉलो मैक्सवेल इक्वेशन. दे डोंट फॉलो मैक्सवेल इक्वेशन. मैक्सवेल इक्वेशन सुपर कंडक्टर के अंदर फॉलो नहीं होती, तो इट दे कंट्राडिक्ट, बेसिकली दे कंट्राडिक्ट मैक्सवेल इक्वेशन. तो जो अगर हम सुपर कंडक्टिविटी की बात करें तो सुपर कंडक्टिविटी की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉट E is equal to 0, B is equal to constant, but that is E is equal to 0 and B is equal to 0, and both the equations are independent equations. They are इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी तो ये कभी भी हो नहीं सकता. उस केस में हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन के कोरिस्पोंडिंग B की वैल्यू कांस्टेंट आएगी. B will not be 0 if E is equal to 0. ठीक है? B 0 नहीं होगा अगर E 0 है तो सुपर कंडक्टर के अंदर एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई, मेजनर इफेक्ट आया. और मेजनर इफेक्ट ये कहता है कि नॉर्मल कंडीशन में चाहे हमारा मटेरियल किसी भी तरह का हो, लेकिन जैसे ही वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर एंटर करेगा, फ्लक्स उसके अंदर से एक्सक्लूड हो जाएगा. इट विल बिहेव लाइक ए प्योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. और प्योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है, उसके केस में जो ससेप्टिबिलिटी है, दैट केम आउट टू बी नेगेटिव. दैट केम आउट टू बी नेगेटिव. और फिर हमने देखा कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं, अगर ये मेजनर इफेक्ट को फॉलो करते हैं तो ये बेसिकली मैक्सवेल्स इक्वेशन को कंट्राडिक्ट करते हैं. क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर अगर हम एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिविटी को मान के चलेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है. तो E is equal to 0 and B is equal to 0 आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर. तो ये है हमारे पास दूसरा इफेक्ट, व्हिच इज फ्लक्स एक्सक्लूजन. फ्लक्स एक्सक्लूजन. तीसरा हम बात करते हैं इसके अंदर, वो बात करते हैं क्रिटिकल करंट की. जिस तरह से हमारे पास क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, उसी तरह हमारे पास इसके अंदर क्रिटिकल करंट भी अवेलेबल है. तो क्रिटिकल करंट का मतलब क्या है कि जब सुपर कंडक्टर के अंदर एक करंट की एक वैल्यू है, अगर करंट हमारा उससे एक्सीड करेगा तो उसका इफेक्ट सुपर कंडक्टिंग स्टेट के ऊपर पड़ेगा. उसका इफेक्ट सुपर कंडक्टिंग स्टेट के ऊपर पड़ेगा. और ऑब्वियसली क्रिटिकल करंट कहीं बाहर से नहीं आया, क्योंकि क्रिटिकल करंट हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का ही एक कंसीक्वेंस है. एक कंसीक्वेंस है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास सपोज कोई सुपर कंडक्टर है और हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर से कुछ करंट फ्लो करेगा. तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पे जो करंट इसके अंदर होगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल करंट. क्रिटिकल करंट. और जो क्रिटिकल करंट है ये बेसिकली हमारा
हमारा डिपेंड करता है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल करंट की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी आई सी इज इक्वल टू 2 πr Hc minus 2h, where r is radius of this superconductor, Hc is critical field and h is applied field, जो हमने अप्लाई किया है। तो IC हमारा बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड करता है और इस करंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल करंट। तो जिस तरह से हमारे पास एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, उसी तरह हमारे पास एक क्रिटिकल करंट भी एग्जिस्ट करता है। और जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट को इफेक्ट करता है, उसी तरह जो करंट है किसी भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर के अंदर वो भी इसको इफेक्ट करता है, वो भी इसको इफेक्ट करता है। तो ये हमारा तीसरा विच इज क्रिटिकल करंट। चौथी जब हम बात करेंगे वो बात करेंगे इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी एक प्योर सुपर कंडक्टर, एक प्योर मटेरियल की जब सुपर कंडक्टिविटी है और एक इम्प्योर मटेरियल की जो सुपर कंडक्टिविटी है, दोनों में डिफरेंस होगा। अगर हम इम्प्योरिटी लेवल बढ़ाते चले जाते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो चौथा है कि इम्प्योरिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। हम ये पढ़ रहे हैं कि दूसरे फिजिकल एजेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, हमारे पास एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जो अगर हम अप्लाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर हमने बताया फ्लक्स एक्सक्लूजन मेजर इफेक्ट इसके अंदर आता है कि जो फ्लक्स है वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो फ्लक्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है। क्रिटिकल करंट, जिस तरह से क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी तरह क्रिटिकल करंट भी है। तो उसके अंदर से हम एक करंट जब तक नहीं डालेंगे, जब हम वो करंट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो सुपर कंडक्टिविटी है वो हमारी चेंज कर जाती है। सिमिलरली इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का इफेक्ट पड़ता है। पांचवी अगर मैं बात करूं इसके ऊपर रब कर देता हूं, इम्प्योरिटी के बाद अगर हम देखें तो इफेक्ट आता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का भी इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस बेसिकली हम यहाँ प्रेशर से बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस का जो इफेक्ट आएगा वो डायमेंशन पे इफेक्ट आएगा। तो जैसे जैसे उसकी डायमेंशन चेंज होती है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर चेंज करता है। और जैसे हमारी डायमेंशन बढ़ेगी, डायमेंशन कब बढ़ेगी? जब स्ट्रेस बढ़ेगा। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो जो स्ट्रेस है, stress also plays an important role in the transition from normal state to superconducting state, normal state to superconducting state। तो इसका भी हमारा फर्क पड़ता है। उसके बाद आता है साइज। साइज एक इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करता है। जैसे ही हमारा जो साइज है वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से छोटा हो जाएगा तो उसके लिए हमारे पास जो सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट्स हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे। तो साइज जब हमारा जो साइज छोटा होता चला जाएगा तो उसके कोरस्पोंडिंग जो सुपर कंडक्टिविटी है उसका जो रोल है वो अलग होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो साइज है, साइज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है स्मॉल मटेरियल्स की वो जीरो नहीं रहेगी और बहुत छोटा मटेरियल हो जाएगा तो उसके अंदर से जो फ्लक्स है वो पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा। और जब पेनिट्रेट करना शुरू करेगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा वेरी करना शुरू कर देगा। उसके बाद आता है 7th पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक फ्रीक्वेंसी हमारी 10⁻⁷ साइकिल पर सेकंड है तब तक हमारे पास जो सुपर कंडक्टिविटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन हम देखेंगे अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 10⁻⁻10 साइकिल पर सेकंड हो जाए तो जो सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे जो सुपर कंडक्टिविटी है उसके अंदर वेरिएशन आता है। तो फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट है। हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके अराउंड 10⁻10 साइकिल पर सेकंड पे जाके जो सुपर कंडक्टिविटी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारा आता है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है यहाँ पे और वो है आइसोटोपिक मास।
आइसोटोपिक मास, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपके पास 2 नंबर में बहुत बार इसको पूछ लेते हैं, क्योंकि आइसोटोपिक मास का जो इफेक्ट है उसको हम डिफाइन करते हैं अलग से, और इसको हम बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट, जैसे जैसे मटेरियल के डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, उनका जो मास अगर वेरी करेगा तो उसके कोरिस्पोंडिंग जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी वेरी करेगा। इसका मतलब जो सुपर कंडक्टिविटी है वो भी वेरी करेगी। और जो हम देखेंगे कि आइसोटोपिक इफेक्ट क्या कहता है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आइसोटोपिक मास। critical temperature is proportional to reciprocal of square root of isotopic mass. It means Tc m raised to power 1 by 2 is constant. और हम ये देखते हैं कि मरकरी के केस में जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमारा वेरी करता है कहां से, 4.1852 केल्विन टू it varies 4.146 Kelvin as the mass, ये Tc है हमारा जो इस रेंज में वेरी करता है, as isotopic mass it varies from 199.5 to 203.4। ठीक है, आइसोटोपिक मास अगर हमारा 199.5 है तो वहां पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमारा 4.185 है, और जैसे ही हमारे पास जो आइसोटोपिक मास है ये 203.4 हो जाता है तो उस केस में जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 4.146 होता है। तो जैसे हमारे पास आइसोटोपिक मास बढ़ रहा है वैसे वैसे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमारा कम होता जा रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इट डिपेंड्स इनवर्सली टू द स्क्वायर रूट ऑफ आइसोटोपिक मास। ठीक है, और यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या था कि अगर हम डिबाई टेम्परेचर से इसकी बात करें, आपको याद होगा आपने डिबाई टेम्परेचर किया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स जब की होंगी तो वहां पे आपने डिबाई टेम्परेचर किया था, और हमने डिबाई टेम्परेचर का भी इस आइसोटोपिक मास के साथ रिलेशन निकाला था, एंड द रिलेशन वाज सेम कि उस केस में हमारे पास जो थीटा डी है वो आइसोटोपिक मास के साथ जो इक्वेशन आती है दैट वाज आल्सो both the equation are same, both the equations are same, it means हमारे पास Tc is over theta d is equal to constant। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, और we can write this Tc is proportional to theta d and it is proportional to m raised to power minus 1 by 2। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का इफेक्ट क्या है वो देखो। जो डिबाई टेम्परेचर है, डिबाई टेम्परेचर बेसिकली हमारा जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है फोनोन्स के साथ। फोनोन्स के साथ, फोनोन्स अगर आपने सुने हो तो फोनोन्स आर द क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस। तो जो लैटिस की वाइब्रेशंस हैं, जो लैटिस हमारी वाइब्रेट कर रही हैं वो बेसिकली हमारी क्वांटाइज होती हैं, वाइब्रेशन हमारी क्वांटाइज होती हैं। जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है पूरी की पूरी, और जो क्वांटम है उसका नाम फोनोन है, फोनोन है। अगर कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमारा डिबाई टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा जाके फोनोन के लैटिस के साथ इंटरेक्शन के साथ कर रहा है। इसका मतलब लैटिस फोनोन इंटरेक्शन जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ रोल प्ले कर रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं लैटिस फोनोन इंटरेक्शन के साथ जाके टच करते हैं। मींस जो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना है वो कहीं ना कहीं जाके हमारा लैटिस और फोनोन के इंटरेक्शन के साथ जाके लिंक कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा ये फिनोमिना है, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला, हालांकि आइसोटोप्स के साथ इफेक्ट देख रहे थे, लेकिन जब हमने इसको डिबाई टेम्परेचर के साथ निकाला और लैटिस की वाइब्रेशन के साथ इसको लिंक करके देखा तो ये देखा कि अल्टीमेटली जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो लैटिस की वाइब्रेशन के साथ जाके टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना है उसका कहीं ना कहीं जो लिंक आता है, कहीं ना कहीं जो बेस आता है वो हमारा लैटिस की वाइब्रेशन के साथ आता है।
लैटिस की वाइब्रेशन के साथ आता है, और लैटिस की वाइब्रेशन के साथ आता है तो यहां से अब इसकी एक थ्योरेटिकल माइंडसेट बनना शुरू हुआ। और थ्योरेटिकल माइंडसेट क्या बना कि क्यों ना हम जो जो फोनोन का लैटिस के साथ इंटरेक्शन है उसको स्टडी करें और देखें कि कहीं कहीं जो सुपर कंडक्टिविटी है वहां से तो नहीं निकल के आ रही, इसके जो जो तार हैं, जो लिंक है, वो कहीं जाके वहां पे तो नहीं जुड़ रही। तो ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था उस टाइम पे कि हम, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी अवेलेबल नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स हमारे पास आ रहे थे लेकिन कोई ऐसी थ्योरी नहीं आ रही थी कि जीरो रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा फ्लो भी कर रहा है, चार्ज हमारा फ्लो भी कर रहा है, और कोई लिंक भी नहीं मतलब कोई कोई कोलिजन भी नहीं हो रहा, कोई आयन कोर भी बीच में नहीं आ रही, आपस में भी कोई कोलिजन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये जाके आया हमारा, यहां से एक आइडिया क्लिक किया कि अगर ये डी टेम्परेचर के साथ लिंक करता है तो कहीं ना कहीं सुपर कंडक्टिविटी हमारी जो जो लैटिस की वाइब्रेशन है, जो जो लैटिस के साथ फोनोन का इंटरेक्शन है वहां पे जाके आएगा, वहां पे जाके लिंक करेगा। और हम आगे लेक्चर्स में करेंगे कि अल्टीमेटली जो सुपर कंडक्टिंग फिनोमेना है वो हमारा लैटिस की वाइब्रेशन से ही निकलता है। वहीं लैटिस की जो जो इंटरेक्शन है फोनोन्स के साथ, जो 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 वाइब्रेट कर रही है हमारे लैटिस के क्रॉस लैटिस, वहां पे जाके सुपर कंडक्टिविटी का जो बेस है, जो जो फंडामेंटल्स हैं, जो जो बेसिक आइडिया है वो वहां से निकल के आएगा। हम करेंगे आगे इस थ्योरी को, हम जब थ्योरी करेंगे तो तुम देखोगे कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके। ठीक है, तो दिस इज आइसोटोप इफेक्ट एंड दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट एज फार एज योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। ठीक है, तो हमारे पास बहुत पूछा जाता है आइसोटोप इफेक्ट, इसमें से बहुत पूछा जाता है, इसमें से फ्लक्स एक्सक्लूजन मीजनर इफेक्ट बहुत पूछा जाता है, बाकी इतने नहीं पूछे जाते। कई बार हम क्रिटिकल फील्ड के बारे में भी पूछ लेते हैं, कई बार क्रिटिकल करंट के बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि कोई पूछे। लेकिन आइसोटोप इफेक्ट और मीजनर इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। ठीक है, फिर एक लास्ट आता है इसका, वो आता है परसिस्टेंट करंट। परसिस्टेंट करंट परसिस्टेंट करंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई सुपर कंडक्टिंग रिंग है और अगर हम इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे लेके जाते हैं और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाता है, इसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाता है जो इसके सरफेस पे फ्लो करता है। और वो जो करंट है वो हमारा इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो करता रहेगा जब तक हमारा टेम्परेचर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वेरिएशन ना आ जाए। जब तक हमारा टेम्परेचर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जब तक वो इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो करता रहेगा। अगर हम इवन मैग्नेटिक फील्ड भी हटा लें, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा मतलब अगर वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा और उसके बाद अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लिया तो उसके सरफेस पे एक करंट है वो हमेशा फ्लो करता रहेगा। उस करंट को हम नाम देते हैं परसिस्टेंट करंट। परसिस्टेंट, तो कई बार तुमसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज परसिस्टेंट करंट। Persistent current is basically a surface current which flows when a superconducting ring is undergone under the magnetic field. And if we remove that magnetic field or magnetic flux, then this current persists even in the absence of that magnetic field. So that current is named as persistent current. That current is named as persistent current. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स थे जो हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंटल फोकस था कि कौन से ऐसे फिजिकल एजेंट्स हैं जो हमारे सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे सुपर कंडक्टिविटी चेंज करती है, हर एक टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग एक क्रिटिकल फील्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है एंड फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर दिस क्रिटिकल फील्ड इज जीरो। उसके बाद हमने फ्लक्स एक्सक्लूजन देखा, मेजर इफेक्ट देखा। मेजर इफेक्ट में हमने देखा कि जैसे ही कोई मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग बनेगा तो हम अगर उसके ऊपर फ्लक्स भी अप्लाई करेंगे तो जो फ्लक्स है वो हमारा एक्सक्लूड हो जाता है, उससे बाहर निकल जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो नॉर्मल स्टेट के अंदर मटेरियल कैसा था।
चाहे वो पैरामैग्नेटिक था, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक था, चाहे वो डायमैग्नेटिक था, लेकिन जैसे ही कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टिंग होगा वो हमेशा ही डायमैग्नेटिज्म को शो करेगा। तो जो E इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0, ये इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हमारी एग्जिस्ट करती हैं सुपर कंडक्टर्स के लिए, एंड विच कंट्राडिक्ट द कौन सी इक्वेशंस हैं, विच कंट्राडिक्ट द, मैं बताता हूँ, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है, तो दे कंट्राडिक्ट मैक्सवेल्स इक्वेशंस। उसके बाद हमने बात की क्रिटिकल करंट, अगर क्रिटिकल फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो मेटल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा, उसको हमने क्रिटिकल करंट का नाम दिया, तो इसका मतलब करंट वेव उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का इफेक्ट पड़ता है प्योर के अंदर, और इम्प्योर के अंदर हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके अंदर वेरिएशन आता है। स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस का जो डायरेक्टली रिलेशन है वो हमारा डायमेंशंस के साथ है, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ये भी सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालता है। साइज है, साइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन द सुपर कंडक्टिविटी, क्योंकि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो सुपर कंडक्टिविटी है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी 10 साइकिल्स पर सेकंड के बाद, तो वैसे वैसे जो सुपर कंडक्टिविटी है वो हमारी वेरिएट होने शुरू हो जाती है, वेरिएशन उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। आइसोटोपिक मास हमने देखा कि जो जैसे जैसे हमारा आइसोटोप का मास बढ़ेगा वैसे वैसे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इट इज, तो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आइसोटोपिक मास, ठीक है। और इससे हमने ये भी देखा कि हमारी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं जाके लैटिस की वाइब्रेशन के साथ जाके लिंक करती है, तो सुपर कंडक्टिविटी जो फिनोमिना है वो हमारा कहीं ना कहीं वहीं से राइज होता है, और वो हम डिटेल में करेंगे जब हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट मैंने बताया परसिस्टेंट करंट, कि जब भी हमारे पास कोई सुपर कंडक्टिंग रिंग होगा और हम उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक करंट उसके सरफेस के ऊपर फ्लो करना शुरू कर देता है, और उसके बाद अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें तो वो करंट हमारा उसके अंदर से फ्लो करता रहेगा जब तक वो जो रिंग होगा वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो उस करंट को हमने नाम दिया था परसिस्टेंट। तो ये आज हमने डिफरेंट टॉपिक्स किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फिर हम लेक्चर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन हैव अ नाइस डे।